This is for class 10th. Today I am going to start with center of gravity जो आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट है. अच्छी बात यह है कि अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए सिर्फ थ्योरेटिकली जो आपको समझाना है. सेकंड पार्ट बहुत इजी है. द फर्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है समझाने से पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है. यहाँ ये इरेगुलर शेप्ड लैमिना है. लैमिना यानी कि 2 डायमेंशनल कागज का पीस आप समझ सकते हैं, कपड़े का पीस समझ सकते हैं, कार्डबोर्ड का पीस समझ सकते हैं. यहाँ पे ऑल्दो ये कई पार्टिकल्स का बना है, इतने सारे पार्टिकल्स मैं यहाँ नहीं बना सकता, इसलिए मैंने सिर्फ 5 पार्टिकल्स बनाए हैं. 1, 2, 3, 4 और 5. ये देखिए, हालांकि ये पूरा सरफेस कई और पार्टिकल्स का भी बना होगा, लेकिन मैंने 5 मान दिया ना. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. यहां पे एक कील टैग रखी है मैंने ये भी मान लिया कि अभी ये रेस्ट पे है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, घूम नहीं रहा. तो डेफिनेटली अर्थ इन सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ. ये वेट लिखा है, मैंने मास नहीं लिखा है, यहां वेट लिखा है. ये अर्थ से अपनी तरफ यहां अट्रैक्ट कर रहा होगा, अर्थ से अपनी तरफ यहां, इसे यहां नीचे खींच रहा होगा, इसे यहां नीचे खींच रहा होगा और इसे यहां नीचे खींच रहा होगा. तो इन तीनों को यहां खींच रहा होगा, इनको यहां खींच रहा है अर्थ. दैट मीन्स इनके वेट्स नीचे लग रहे हैं. अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ये पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से मैंने सेकंड पार्टिकल की d2 मान ली, थर्ड पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d3 मान ली, फिफ्थ पार्टिकल की d5 मान ली, फोर्थ पार्टिकल की d4 मान ली और फर्स्ट पार्टिकल की d1 मान ली. व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है, मैंने सारे पार्टिकल्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मान ली है. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां से. ना अगर आप देखें तो यहां पे जो टॉर्क लग रहा है ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा. फिफ्थ पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सेकंड पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा. यानी इतने हिस्से पे जो टोटल टॉर्क है ये है क्लॉकवाइज टॉर्क. और ऑब्वियसली इस हिस्से पे जो टॉर्क है ये दोनों, दिस वेट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, दिस वेट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है. अगर इस लैमिना पे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस पॉइंट के अक्रॉस इक्वल हो गए, यानी कि टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स 0, तो हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. मैं आपको यह बता रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज 0. इसका यह मतलब भी होता है कि इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स इज 0, या clockwise torque and anti-clockwise torque are equal. सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पांचों पार्टिकल, ये 5 पार्टिकल्स का बना है, तो मैं ये कहूंगा कि सारे 5 पार्टिकल यहां वहां नहीं होके सारे के सारे यहीं अगर होते, इसी पॉइंट के अंदर अगर होते, तो भी टॉर्क कितना होता, 0, क्योंकि उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होती. तो आई रिपीट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated, जहां बॉडी का पूरा मास कंसेंट्रेट हुआ माना जा सकता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स जरूरी हैं. पहली चीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि इसी के अंदर हो, बॉडी के अंदर ही हो. रिंग के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर होती है. इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी. There are some center of gravities जो कि सब ऑब्जेक्ट्स के हैं, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशंस. अभी यू हैव टू लर्न. बोर्ड में कई बार आया है, एग्जाम्पल्स देते हैं वो और पूछते हैं इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज कहाँ है. तो हियर्स अ चार्ट स्टूडेंट्स, जहां की मैंने रॉड, सर्कुलर डिस्क, एक सॉलिड या हॉलो सिलेंडर, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, सर्कुलर रिंग, ट्रायंगल, किसी भी तरह का पैरेललोग्राम, चाहे वो स्क्वायर हो या रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, सॉलिड या हॉलो स्फीयर, इन सब के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज मैंने यहां लिखे हैं. प्लीज
ट्राई टू लर्न इट अप, ताकि बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकें। स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स समझाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है किसी दूसरी बॉडी के अक्रॉस, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है सन एंड अर्थ का। हमें मालूम है अर्थ कंटिन्यूअसली सन के चारों तरफ घूमता है। अर्थ ही क्यों, सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, इसलिए आप मान सकते हैं उसमें से मैंने एक एग्जांपल लिया है अर्थ का। यह अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। प्लीज रिमेंबर, गोल घूमते वक्त मैंने मानी हुई है यहाँ दैट इसकी स्पीड हर पॉइंट पे सेम है। आई रिपीट, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पे अर्थ की डायरेक्शन यहाँ है, यहाँ आने के बाद यहाँ है, यहाँ आने के बाद यहाँ है, यहाँ आने के बाद यहाँ है, यानी कि हर पॉइंट पे स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी गोल घूमती है और उसकी स्पीड सेम हो लेकिन डायरेक्शन बदलती जाए, यानी कि डायरेक्शन बदलने का मतलब उसकी वेलोसिटी बदलती जाए, इस तरह के मोशन को वी कॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं रिपीट कर दूं, whenever a body moves round on a circular path such that its direction changes but speed remains same, in other words the velocity changes, we say the body is performing UCM or uniform circular motion। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसको घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगी जो इसे गोल घुमा रही है। सन और अर्थ के केस में वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को गोल गोल घुमा रहा है। ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम पड़ता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक एग्जाम्पल और ले सकते थे हम, अगर मेरे हाथ में एक धागा हो और एक पत्थर बंधा हो और मैं उसे गोल गोल घुमाऊं, तो इस धागे पे यहाँ से आप पकड़े हुए हैं, एक खिंचाव, धागा खिंच जाएगा जिसे हम कहते हैं टेंशन। तो ये टेंशन की वजह से ये बॉडी गोल घूम रही। तो यहाँ पे टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे गोल गोल घुमाता है। इट प्रोवाइड्स अस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सडनली एक टर्न आया और आप गाड़ी से उस टर्न पे घूम गए, तो हम गाड़ी झुका लेते हैं और टर्न कवर अप करते हैं। इस केस में टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यही गाड़ी को घुमाने में आपको मदद करता है। स्टूडेंट्स, सब में मैंने सेंट्रीपिटल एग्जांपल्स में जो समझाया है उसका सिर्फ एक मतलब है कि इट्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब नेक्स्ट फोर्स जो है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेकंड फोर्स अब मैं बोलूंगा आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे हम शूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स भी कहते हैं। शूडो या फॉल्स फोर्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इट्स नॉट अ फोर्स इन रियलिटी। ये रियलिटी में कोई फोर्स है ही नहीं। बेसिकली दिस इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ना होना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स पहले वाले आपको समझाऊं, अगर सन में वो ताकत ना हो कि वो अर्थ को गोल गोल घुमा सके, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, तो अर्थ टेंजेंशियली फिक जाएगा, दूर चला जाएगा, गोल गोल नहीं घूमेगा। तो हम कहेंगे
कि अर्थ पे जो फोर्स लगा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बेसिकली हुआ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट हो गई। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल लूं, अगर आप बहुत तेजी से घूम जाएं किसी कर्व्ड रोड पे और पानी बरसा हो और फ्रिक्शनल फोर्स प्रॉपर ना मिल पाया हो तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ फिक जाएगी। ये बाहर की तरफ फिकने को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी तरह अगर ये धागा टूट जाए तो ये बॉडी टेंजेंशियली फिक जाएगी। देखने वाला कहेगा कि इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगा है, जैसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन तीन एग्जांपल्स में आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपरली जब नहीं मिल पाए तो बॉडी बाहर की तरफ फिक जाती है, जैसे हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जांपल मैंने लिया है टेबल टॉप। इस टेबल पे एक आदमी खड़ा हुआ है और इस धागे से एक बॉडी बंधी हुई है। इस टेबल को जोर से गोल घुमा दिया तो जो बॉडी गोल घूम रही है, टेबल के साथ साथ आदमी भी गोल घूम रहा है और उसी वक्त एक आदमी नीचे खड़ा है। अगर नीचे वाले आदमी से पूछा जाए ये बॉडी गोल क्यों घूम रही है, तो बॉडी जो नीचे वाला है वो ये कहेगा कि इस पे टेंशन लगा है विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नीचे वाला इसे सेंट्रीपिटल फोर्स से समझाएगा। जो बॉडी ऊपर खड़ी है उसके लिए तो कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि जितना वो घूम रहा है उसके लिए बॉडी भी वैसे ही घूम रही है। अब अगर ये धागा टूट गया, अगर ये धागा टूट गया तो इस आदमी के लिए अब ये बॉडी दूर जा रही है, दूर जा रही है। नीचे वाले से अगर पूछा जाए यहाँ क्या हुआ, तो जो नीचे वाला है वो कहेगा एवरी रिएक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये रिएक्शनरी फोर्स है। बेसिकली हुआ क्या, धागा कट गया, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज एब्सेंट। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अब मिला ही नहीं। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के ना मिलने से बॉडी टेंजेंशियली दूर जा रही है, यानी एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो इस बॉडी पे जो रिएक्शनरी फोर्स है वो यहां लग रहा है। जिसे समझाने के लिए द पर्सन विल यूज द वर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या आदमी यूज करेगा वर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज बेसिकली इनकरेक्ट। हुआ क्या है, हुआ यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी टेंशन हट गई, टेंशन गायब हो गई, टेंशन कट गया है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने सारे एग्जांपल्स में देखा, एक जरिया है ये समझाने का कि सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट हो गया है, इसलिए बॉडी टेंजेंशियली फिक गई है बाहर की तरफ। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel. Give me the doubts on the comment box so that I can help you out.